हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसक्यूएल को, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट पे बेस्ड सेकंड यूनिट है। उसमें हम देखेंगे एसक्यूएल को, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी टॉपिक मेंशन कर रखे हैं मैंने, ये सारे जो है आज के इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए आप जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं माइस्क्यूएल के एलिमेंट्स से, कि माइस्क्यूएल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि लिटरल है, डेटा टाइप है, नल है, कमेंट्स है। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट है, तो इनकी पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लिटरल्स की, तो लिटरल का सिंपल सा मतलब हो गया वैल्यूज से। जो फिक्स वैल्यूज होती हैं उन्हीं को लिटरल बोला जाता है। मतलब कि जो करेक्टर आप टाइप करेंगे, जो नंबर आप टाइप करेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं लिटरल्स। जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये आपके एक तरीके के लिटरल हैं। तो लिटरल जो है वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, आपके करेक्टर टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के लिटरल्स हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को लिटरल समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो देखिए डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई कॉलम जो है टेबल का, मतलब कि कोई एट्रीब्यूट जो है टेबल का किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, तो ये डेटा टाइप की हेल्प से ही डिफाइन होता है। तो डेटा टाइप का यही काम होता है जिससे कि आप टेबल में पर्टिकुलर कॉलम का टाइप फिक्स कर सकें और उसमें उसी टाइप की वैल्यू स्टोर हो पाए। तो एसक्यूएल में कई सारे डेटा टाइप होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं देखिए। यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो कैर होता है, वेर कैर होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, डेट होता है। ये कुछ कॉमन डेटा टाइप हैं जो कि एसक्यूएल में यूज होते हैं। तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैर की। तो कैर डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आप 0 से लेकर 255 करेक्टर तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि जिस फील्ड पे भी आप करेक्टर डेटा टाइप सेट कर देंगे तो उस फील्ड में आप 255 करेक्टर तक एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए होता है क्या है, अगर आप चाहें तो कम भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि इस तरीके से अगर चाहें तो किसी फील्ड में आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि इस फील्ड में कितने करेक्टर एंटर हों। अगर आपने कोई फील्ड डिफाइन करा है क्रिएट करते टाइम 10, तो उसमें 10 करेक्टर ही एंटर कर पाएंगे। अब देखिए कैर डेटा टाइप में एक डिसएडवांटेज होता है कि मान लीजिए आपने जो है किसी भी फील्ड में कैर डेटा टाइप डिफाइन कर दिया और आपने जो है उसकी लेंथ फिक्स कर दी, मान लीजिए 10 फिक्स कर दी। सपोज कि मैं बात करूँ स्टूडेंट नेम वाला जो कॉलम है, इसकी लेंथ जो है वो आपने कैर 10 फिक्स कर दी। तो इस केस में होगा क्या, देखिए 10 का आप एंटर करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 से कम का जो एंटर करेंगे, सपोज कि यहाँ पे देखिए सत्यम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 6 करेक्टर का है, तो 6 करेक्टर का ये एंटर होगा। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे 4 स्पेस ऑटोमेटिक लग जाएंगे। मतलब कि जितना आपने डिफाइन करा हो उतना स्पेस ये लेगा ही लेगा। मतलब कि यहाँ पे स्पेस लगा के ये पूरा कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका वर्क करता है। मतलब कैर डेटा टाइप में कह सकते हैं स्पेस जो है वो बेस्ड होता है। और कैर डेटा टाइप में अगर आप लेंथ डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी लेंथ रहती है वो 1 करेक्टर की रहती है। तो आई होप आप लोगों को कैर डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैरचर डेटा टाइप की। तो वैरचर डेटा टाइप भी जो है वो आपके करेक्टर टाइप की वैल्यू लेता है। मतलब कि इसके अंदर भी जो है आप सिंगल कोड या डबल कोड में वैल्यूज को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ करेक्टर जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतने करेक्टर जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो इस तरीके से जितने करेक्टर का डिफाइन करना चाहते हैं लेंथ उतने फिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी में स्पेस बेस्ड नहीं होता है। मान लीजिए फील्ड की लेंथ आपने 30 करेक्टर दी, लेकिन आपने एंटर करे 6 करेक्टर, तो 6 ही करेक्टर का जो है मेमोरी में स्पेस बेस्ड होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। मतलब कि वैरचर की तरह नहीं है कि स्पेस बेस्ड आपका हो। तो आई होप आप लोग को वैरचर डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है इंट। तो इंट डेटा टाइप जो है वो इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अगर आप चाहते हैं किसी फील्ड में इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट करना, तो उस केस में जो है आपको उस फील्ड का डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा। और इसकी जो इंटीजर वैल्यू होती है वो 4 बाइट का स्पेस लेती है मेमोरी में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 से लेके आप इस रेंज तक की इंटीजर वैल्यू एंटर कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप बिग इंट लिख सकते हैं, जो कि फिर आपका 8 बाइट का स्पेस जो है मेमोरी में लेगा। तो आई होप आप लोगों को ये डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप जो है वो आपकी पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और ये जो है मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है। मतलब कि पॉइंट वाली जो भी वैल्यू आप चाहते हैं स्टोर करना किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड का डेटा टाइप जो है वो आपको फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को फ्लोट डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेट डेटा टाइप की। तो डेट डेटा टाइप जो है वो आपको किसी भी फील्ड में डेट टाइप की जो वैल्यू होती है उनको इंसर्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो है YYMMDD के फॉर्मेट में जो है डेट को एक्सेप्ट करता है। मतलब कि पहले ईयर आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी। इस तरीके से जो है ये आपका एक्सेप्ट करेगा। हालांकि यहाँ पे जो है मैंने गलत तरीके से लिख दिया है, लेकिन आपको जो है इसके अकॉर्डिंग कंसिडर करना है कि पहले आपकी ईयर आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी। तो ये काम होता है इस डेटा टाइप का। अगर आप डेट स्टोर करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको उस फील्ड का डेटा टाइप डेट डिफाइन करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं नल वैल्यूज़ की। तो देखिए नल वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं, कि जहाँ पे कोई वैल्यू आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आप नल लिख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो सारे फील्ड की जो वैल्यू होती है वो नल ही रहती है, मतलब कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सिंपली नल का यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे कि आपको वैल्यू ना पता हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस टेबल में अभिषेक की, अगर मान लीजिए मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो मैं यहाँ पे नल वैल्यू कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए नल वैल्यू का यूज़ होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कमेंट की। तो देखिए कमेंट क्या होते हैं, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होती है। ये जो कोड कर रहा है उसकी नॉलेज के लिए होती है कि जो कोड है वो किस बारे में है। और MySQL में अगर हम बात करें कमेंट किस तरीके से हम लगा सकते हैं, तो 3 तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से आप कमेंट लगा सकते हैं MySQL में। ये तीनों तरीके आपके स्क्रीन पे ये रहे। इस तरीके से अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं कमेंट, इसके अलावा इस तरीके से अगर आप चाहें तो कमेंट लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो हैश वाला साइन है इसकी हेल्प से भी आप जो है कमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली नहीं समझा रहा हूँ। देखिए अगर आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझनी है तो आप प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए। प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने समझा रखा है। ये जो है 1 शॉट वीडियो है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू नॉलेज दे रहा हूँ, जिससे कि जो है आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और एग्जाम में जो है आप उसको लिख पाएं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट को एक बार वॉच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कॉन्स्टेंट क्या होती हैं, एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि आप अपने टेबल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कि टेबल का कोई फील्ड है उस पर अगर आप चाहें तो इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कौन कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं, देखिए एक होता है नॉट नल। अगर नॉट नल आप किसी फील्ड पर लगा देंगे तो उस फील्ड में जो आप नल वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। यूनिक अगर लगा देंगे आप किसी फील्ड पे, फिर आपको उस फील्ड में सारी वैल्यू जो है वो यूनिक टाइप करनी पड़ेंगी, मतलब कि कोई रिपीटेशन वहाँ पे नहीं चलेगी। डिफॉल्ट लगा देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आप देंगे वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। प्राइमरी की सेट कर देंगे तो आपको पता ही है प्राइमरी की में क्या होता है, वहां पे जो रिकॉर्ड होंगे वो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे। और फॉरेन की लगा देंगे तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं दो टेबल के बीच में। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता ही थी, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम कमांड की, कि किस तरीके से आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसमें वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो भी कमांड आप देखेंगे वो DDL कमांड होंगी। जब DML कमांड स्टार्ट होंगी तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली कमांड है क्रिएट डेटाबेस, और ये कमांड जो है वो आपकी यूज होती है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होता है, आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और जिस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं वो नेम दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कूल लिख दिया है तो स्कूल के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। जैसे एंटर करेंगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से एसक्यूएल में डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लाइनक्स होता है उसमें जो है आपकी कमांड केस सेंसिटिव होती हैं, लेकिन विंडोज में जो है कमांड आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है, मतलब कि कैपिटल या स्मॉल कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें डेटाबेस को किस तरीके से ओपन करेंगे। जो डेटाबेस हमने क्रिएट करा है तो उसको ओपन कैसे करते हैं। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए, यूज़ करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है यूज़, इसकी हेल्प से जो हम उसको यूज़ करते हैं। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, जिस डेटाबेस में आप वर्क करना चाहते हैं उसके लिए आप लिखेंगे यूज़ और उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे। तो सपोज कि जो मैंने अभी स्कूल वाला डेटाबेस क्रिएट करता उसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यूज़ और स्कूल, इस तरीके से लिख दूंगा डेटाबेस का नाम। तो मैं जो है इस डेटाबेस के अंदर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से डेटाबेस को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि डेटाबेस को देखना कि कौन कौन से डेटाबेस क्रिएट करे हुए हैं, मतलब कि डेटाबेस की लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितने डेटाबेस हैं, तो उसके लिए क्या कमांड रहेगी। तो डेटाबेस को देखने के लिए कमांड होती है शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस आप लिखेंगे तो जितने भी डेटाबेस आपके कंप्यूटर में होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है शो डेटाबेसेस लिख के आप एंटर करेंगे तो जो भी डेटाबेस आपके कंप्यूटर में होंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से डेटाबेस की लिस्ट को जो है आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें डेटाबेस को डिलीट करना तो कैसे करेंगे। तो डेटाबेस को डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। डिलीट करने के लिए आपको जो है ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ड्रॉप लिखेंगे, उसके बाद में आप उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप लोग सिंटैक्स देख सकते हैं। आप लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और उसके बाद में डेटाबेस का नाम, जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने लिखा है ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। जो स्कूल वाला डेटाबेस मैंने बनाया था वो मेरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में आप उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है इस तरीके से एरर मिलेगा कि इस नाम से कोई डेटाबेस आपके कंप्यूटर में नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपको इस तरीके से टेबल क्रिएट करनी है। अब देखिए टेबल क्रिएट करने का मतलब है कि इस तरीके से एम्प्टी टेबल क्रिएट करना, ना कि डेटा के साथ में। अभी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, डेटा डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। डेटा डालने की बात हम बाद में करेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको जो है लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल जो है स्टेटमेंट रहता है और उसके बाद में टेबल का नाम,
जिस नाम से भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम लिख देंगे और उसके बाद में जो आप इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाएंगे। देन आप जो भी फील्ड रखना चाहते हैं, जैसे कि मुझे रोल नंबर के नाम से एक फील्ड रखना है तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया है और उसके बाद में उसका डेटा टाइप की किस टाइप की वैल्यू आप चाहते हैं यहाँ पे स्टोर करना। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया इंटीजर टाइप की और मैंने दे दिया कि 6। मैं चाहता हूँ यहाँ से 6 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर ना हो, तो 6 लेंथ मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है। इसके बाद में नेक्स्ट फील्ड का नाम देंगे, मतलब कि जो अगला कॉलम है स्टूडेंट नेम वाला, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया है और इसका डेटा टाइप जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि कैर, और साइज मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 50 कैरेक्टर तक का जो साइज है वो यहाँ पे एंटर हो पाए। इसके बाद में थर्ड वाले कॉलम का नाम लिखा है और उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से जो है आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का नाम लिखना है, उसके बाद में जो भी एट्रीब्यूट है वो आपको डिफाइन कर देने हैं। तो इस तरीके से आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना हो हमें, मतलब कि जो टेबल हमने क्रिएट करी है उसका स्ट्रक्चर चेक करना हो या फिर हम कह सकते हैं उसको डिस्क्राइब करना हो, तो किस तरीके से देखते हैं। तो टेबल को देखने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें लगाना होता है डिस्क्राइब स्टेटमेंट या फिर आप लगा सकते हैं DESC स्टेटमेंट। तो इसके लिए आप कमांड किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे DESC और उस टेबल का नाम जिसको कि आप देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा डिस्क्राइब भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना लिख के जैसे आप एंटर करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी फील्ड होंगे वो दिखाई दे जाएंगे, उनका डेटा टाइप जो होगा वो दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू आपको नल देखने को मिलेगी और की वाले कॉलम में आपको की डिटेल देखने को मिलेगी कि इसमें कोई की लगी हुई है या नहीं है। अभी हमने कोई की नहीं लगाई है, डिफॉल्ट वैल्यू देखिए नल आ रही है, कुछ भी डेटा नहीं है, तो सारी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो नल आ रही है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया है कि जो हमने टेबल बनाई है वो हमारी इस स्ट्रक्चर के साथ में क्रिएट हो गई है। अब हम बात करते हैं कि हम चाहते हैं अपने डेटाबेस में चेक करना कि हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल क्रिएट की हुई हैं। तो टेबल को चेक करने के लिए आप लिखेंगे शो टेबल्स कमांड लिखेंगे तो इससे क्या होगा, जितनी भी टेबल होंगी आपकी डेटाबेस में वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी हमारे डेटाबेस में जो है एक ही टेबल थी तो एक टेबल डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपके डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल होंगी तो उन सारे टेबल्स की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस में किस तरीके से टेबल्स की लिस्ट को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम कांस्टेंट जो है वो टेबल में सेट कर सकते हैं। मतलब कि कोई कांस्टेंट अगर हमें अपनी टेबल पे लगाना है तो वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट को अप्लाई करने की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं अपनी टेबल में प्राइमरी की को सेट करना, तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए जब आप टेबल क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे जो है आप इस तरीके से सारे फील्ड डिफाइन कर देते हैं। फिर लास्ट में आपको जो है यहाँ पे लिख देना है प्राइमरी की और उसके अंदर उस फील्ड को डाल देना है जिसको कि आप प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो इस काम को यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब कि जो आपने इंट लगा के कॉमा लगाया है इस कॉमा को बाद में लिख दीजिए, उससे पहले आप लिख दीजिए प्राइमरी की, तो भी जो है वो आपका फील्ड प्राइमरी की सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम कांस्टेंट को सेट करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जब आप टेबल को डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पे जो की वाला कॉलम था वहां पे प्राइमरी की लिखा हुआ मिलेगा, PRI लिखा हुआ मिलेगा। जिस फील्ड पे भी आपने लगाई होगी उसी के सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो हम प्राइमरी की को सेट करते हैं। अब बात करते हैं टेबल को अल्टर करने की, कि मान लीजिए हमने टेबल क्रिएट कर दिया, अब हम चाहते हैं उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना, तो वो कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा अल्टर स्टेटमेंट। मतलब कि टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करना है तो अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करते हैं चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने टेबल क्रिएट कर दी, अब बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपने जो है वहाँ पर प्राइमरी की सेट नहीं करी है, तो आप जो है अपनी टेबल में प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। तो किस तरीके से करेंगे देखिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको लिखना होगा अल्टर टेबल और उस टेबल का नाम लिखना होगा जिसमें कि आपको प्राइमरी की सेट करनी है। टेबल का नाम लिखेंगे, देन आप लिखेंगे ऐड और ऐड के बाद में लिखेंगे प्राइमरी की और डाल देंगे उस फील्ड का नाम जिसको कि आप चाहते हैं एज अ प्राइमरी की सेट करना। इतना करके जो है आपको एंटर कर देना है, वो फील्ड जो है वो आपका प्राइमरी की सेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए हमें फॉरेन की ऐड करनी है तो फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं देखिए। फॉरेन की को ऐड करने की अगर हम बात करें तो फॉरेन की को भी आप अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से ही ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप लिखेंगे अल्टर टेबल और उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें कि आप फॉरेन की को ऐड करना चाहते हैं, उस टेबल का नाम आ जाएगा। इसके बाद में जो है आप लिखेंगे ऐड, फिर लिखेंगे फॉरेन की और पैरेंथेसिस में उस फील्ड को डाल देंगे जिसमें कि आप फॉरेन की सेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक SDetail के नाम से टेबल है और S% के नाम से टेबल है, तो यहाँ पे मान लीजिए S% वाले में जो SID वाला कॉलम है यहाँ पे फॉरेन की मुझे सेट करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है SID और इसके बाद में लिखेंगे रेफरेंसेस, फिर देंगे आप उस टेबल का नाम जहाँ से कि आप प्राइमरी की को एज अ रेफरेंस यहाँ पे फॉरेन की ले रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए प्राइमरी की लगी हुई है तो इसका रेफरेंस जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ।
तो इस तरीके से मैंने लिख दिया एज डिटेल, मतलब कि इस टेबल का नाम आ जाएगा, जिस टेबल से आप जो है रेफरेंस ले रहे हैं उस टेबल का नाम, और उसके कौन सी फील्ड का रेफरेंस ले रहे हैं उस फील्ड का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना लिख के जैसे आप एंटर करेंगे जो फॉरेन की होगी वो आपकी सेट हो जाएगी। और इसके बाद में जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पे जो है आपको MUL लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कि जिस फील्ड पे भी आपने फॉरेन की लगाई होगी उसके सामने जो है MUL लिख के आएगा। MUL जो लिखा हुआ आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है फॉरेन की को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से फॉरेन की को अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए यूनिक कांस्टेंट को भी जो है आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लिखेंगे अल्टर टेबल और उसके बाद में उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें कि आप चाहते हैं यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई करना, और उसके बाद में लिखेंगे ऐड, फिर लिखेंगे यूनिक, और यूनिक के बाद में जो है आप पैरेंथेसिस लगा के उस फील्ड को डाल देंगे जिसमें कि आप चाहते हैं यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई करना। जैसे कि मैं चाहता हूं यहाँ पे रोल नंबर वाले फील्ड में यूनिक वैल्यू लेना, तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया है। तो इतना करते ही क्या होगा, यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन जब आप चेक करेंगे तो वहां पे यूनिक लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, मतलब कि यूनिक वैल्यू वहां पे सेट हो चुकी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यूनिक वैल्यू को ऐड करते हैं। अब अगर हम बात करें कोई ऐसी टेबल है जो हम क्रिएट कर चुके हैं लेकिन वहां पे हमें कोई और फील्ड ऐड करना है, मतलब कि उसके अंदर एक कॉलम और ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो कॉलम को ऐड करने के लिए देखिए आपको करना क्या होगा, आपको लिखना होगा अल्टर टेबल, उसके बाद में उस टेबल का नाम जिसमें कि आप चाहते हैं एक कॉलम को ऐड करना, देन आप लिखेंगे ऐड और उसके बाद में कॉलम का नाम देंगे, फिर उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे। तो इतना करने से होगा क्या, जो न्यू कॉलम होगा वो आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सैलरी लिखा है तो सैलरी के नाम से न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक न्यू कॉलम ऐड हो चुका है, उसकी डिटेल वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो किस तरीके से जो ऑलरेडी बनी हुई टेबल है उसमें जो हम एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी टेबल में उसके एट्रीब्यूट का अगर डेटा टाइप हमें चेंज करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। मतलब कि कोई डेटा टाइप हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है और उसको मॉडिफाई करके कुछ और डेटा टाइप करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको लिखना होगा अल्टर टेबल और उस टेबल का नाम जिसका कि डेटा टाइप आपको मॉडिफाई करना है। उसके बाद में आप लिखेंगे मॉडिफाई, फिर लिखेंगे उस फील्ड का नाम जिसका कि डेटा टाइप आपको चेंज करना है, और उसके बाद में जो न्यू डेटा टाइप है वो आप दे देंगे और उसका साइज भी साथ में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप किसी भी एट्रीब्यूट का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें जो है किसी भी एट्रीब्यूट का जो कांस्टेंट है वो मॉडिफाई करना हो, मान लीजिए कोई कांस्टेंट लगा हुआ है उसको जो है मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल लिखेंगे और उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें कि हमें ये काम करना है। उसके बाद में फिर मॉडिफाई लिखेंगे और लिखेंगे उस एट्रीब्यूट का नाम जिसमें कि हमें कांस्टेंट को चेंज करना है और साथ ही उसका डेटा टाइप भी लिखेंगे। देन इसके बाद में न्यू कांस्टेंट को अप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने नॉट नल कर दिया है। तो पहले यहाँ पे नल था, अब यहाँ पे नॉट नल हो गया है, मतलब कि अब जो है इस फील्ड में आप नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि किसी टेबल में अगर हम चाहें किसी एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि आपको बोला जाए कि यहाँ पे जो सैलरी वाला कॉलम है इसमें जो है टीचर की डिफॉल्ट सैलरी 30,000 सेट कर दो। तो इस काम को करने के लिए आपका जो सिंटैक्स रहेगा, मतलब कि जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा, तो इस काम को करने के लिए आप लिखेंगे अल्टर टेबल और उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें कि आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। इसके बाद लिखेंगे मॉडिफाई, फिर लिखेंगे आप उस कॉलम का नेम जिसमें कि आप चाहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना और साथ ही उसका डेटा टाइप भी लिखेंगे। देन आप लिखेंगे डिफॉल्ट और उसके बाद में वो वैल्यू लिख देंगे जो कि आप चाहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना। अगर आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, मतलब कि कैरेक्टर टाइप की है, तो आप डबल कोड में देंगे, और इंटीजर टाइप की है या फिर आपकी फ्लोट टाइप की है तो आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपकी सैलरी वाले कॉलम के लिए 30,000 सेट हो जाएगी। अगर वहां पे यूजर एंटर करता है तब तो वो न्यू वैल्यू आएगी, और अगर एंटर नहीं करता है तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे आ जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं किसी भी टेबल में से कोई एट्रीब्यूट को रिमूव करना, मतलब कि सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी कॉलम को हमें जो है टेबल में से हटाना हो तो किस तरीके से हटाएंगे। देखिए इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे अल्टर टेबल और उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें से कि आपको कॉलम को हटाना है। उसके बाद लिखेंगे ड्रॉप और फिर लिखेंगे उस कॉलम का नाम जिसको कि आप हटाना चाहते हैं। तो इतना करने से होगा क्या, वो कॉलम आपका टेबल से हट जाएगा। अगर आप बाद में टेबल चेक करेंगे तो वहां से जो कॉलम होगा वो हट चुका होगा। देखिए सैलरी वाला हटाया था तो यहाँ से हट गया है। अगर आप चाहें तो इसको DSC करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फील्ड में सैलरी वाला जो कॉलम है वो हट चुका है। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हम चाहते हैं किसी भी टेबल में से प्राइमरी की को हटाना, मतलब कि कोई टेबल में प्राइमरी की ऑलरेडी लगी हुई है और उसको रिमूव करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए आपको कोड जो है सिंपली इस तरीके से लिख देना होगा। आप लिखेंगे अल्टर टेबल
और उसके बाद में उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें से आपको प्राइमरी की को रिमूव करना है। फिर आप लिखेंगे ड्रॉप और उसके बाद लिख देंगे प्राइमरी की। तो इतना लिखने से होगा क्या, जो प्राइमरी की लगी हुई होगी वो आपकी हट जाएगी। आप जो है बाद में डिस्क्रिप्शन जब चेक करेंगे तो वहां पे जो की वाला कॉलम होगा उसमें आपको कोई भी प्राइमरी की देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जो भी प्राइमरी की लगी हुई थी वो आपकी हट जाएगी, क्योंकि टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है तो वो आपकी हट जाएगी। आई होप आप लोग को ये भी चीज़ समझ में आगे होगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें जो है टेबल का नेम रीनेम करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, टेबल के नेम को रीनेम करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया कि आप लिखेंगे अल्टर टेबल और उसके बाद में लिखेंगे टेबल का नेम जो कि करंटली है। देन आप लिखेंगे रीनेम और उसके बाद में लिखेंगे न्यू नेम जो आप करना चाहते हैं। तो इतना लिख के जैसे एंटर करेंगे जो टेबल का नेम है वो रीनेम हो जाएगा। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप लिखेंगे रीनेम टेबल और यहाँ पे जो करंटली टेबल का नाम है वो लिखेंगे, फिर इसके बाद में टू लगाएंगे और जो आप नाम करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से भी टेबल का नेम जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि कह सकते हैं रीनेम हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से टेबल का नेम रीनेम करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं टेबल में किसी भी एट्रीब्यूट का नेम रीनेम करना तो वो किस तरीके से करेंगे। मतलब कि सिंपली कह सकते हैं कॉलम का नेम रीनेम करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, कॉलम का नेम रीनेम करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम लिखेंगे अल्टर टेबल और उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें कि हमें कॉलम का नेम चेंज करना है। फिर हम लिखेंगे चेंज और उसके बाद में लिख देंगे कॉलम का वो नेम जो कि करंटली है। देन हम लिखेंगे न्यू नेम जो कि हम करना चाहते हैं और साथ ही साथ उसका डेटा टाइप भी हम देंगे। तो इस तरीके से करने से जो है वो टेबल में जो एट्रीब्यूट है उसका नेम रीनेम हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें टेबल को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। टेबल को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको लिखना होगा ड्रॉप टेबल और उसके बाद में उस टेबल का नाम जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रॉप टेबल टीचर, तो टीचर वाली जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद में जब आप टेबल को शो करवाएंगे तो ये टेबल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से टेबल को डिलीट करते हैं। तो अब तक जितनी भी कमांड हमने डिस्कस करी वो सारी हमारी क्या थी, डीडीएल कमांड थी। अब हम डिस्कस करते हैं डीएमएल कमांड्स को और साथ ही हम देखेंगे किस तरीके से टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा में चेंजेस करने से, चाहे डेटा इंसर्ट करना हो, चाहे डेटा अपडेट करना हो, चाहे डेटा को रिमूव करना हो। ये सारे ऑपरेशन जो आप डेटा पर परफॉर्म करते हैं जो कि टेबल के अंदर है उस सबको ही बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि किस तरीके से हम टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट कर लेनी है, जो कि आपको पता ही है किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस तरीके से आपको टेबल क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद में जो आप टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए डेटा इंसर्ट करने की हम बात करें तो हमें लिखना होता है इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू जो है वो आपकी डीएमएल कमांड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंसर्ट इनटू आप लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे उस टेबल का नाम जिसमें कि आप डेटा डालना चाहते हैं। फिर आप लिखेंगे वैल्यू और आप स्टार्ट करेंगे पैरेंथेसिस और इसके बाद में जितने फील्ड आपने टेबल में क्रिएट करे हैं उनके अकॉर्डिंग आप वैल्यू दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए टीआईडी है तो पहली वैल्यू टीआईडी के अकॉर्डिंग दी है और डेटा टाइप का भी आपको ध्यान रखना होगा। जिस टाइप का डेटा टाइप आपने डिफाइन करा है उसी टाइप की जो है वैल्यू आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वैल्यू जो है टीचर नेम है, थर्ड वैल्यू सब्जेक्ट है और फोर्थ वैल्यू जो है वो सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से डेटा इंसर्ट कर देंगे तो आपके टेबल में डेटा चला जाएगा। अब अगर इस डेटा को चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि सेलेक्ट स्टेटमेंट को अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो जो आपका डेटा होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे देखिए आपका एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। तो ये तो बात हो गई कि आपने एक बार में एक ही रिकॉर्ड को ऐड करा है। अब मान लीजिए हमें जो है एक ही बार में मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करने हो तो इस काम को किस तरीके से करेंगे। देखिए बाकी सारा मेथड सेम ही है। आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू और उस टेबल का नाम जिसमें कि आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। देखिए पहले हमने लिखा था सिर्फ वैल्यू। अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप वैल्यू लिखेंगे, लेकिन आपको मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। इसके बाद में जो है आप पहले रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे इस तरीके से डेटा दे देंगे, देन यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगाएंगे और फिर जो है नेक्स्ट लाइन में पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पे दे देंगे। अगर आपको इसके अलावा भी और ऐड करने हैं तो यहाँ पे कॉमा लगा के आप फिर ऐड कर सकते हैं। मतलब जितने आपको ऐड करने हैं आप कॉमा लगा के ऐड कर सकते हैं और लास्ट वाले रिकॉर्ड के बाद में सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी आपने मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे दिए होंगे वो सारे के सारे आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे। अगर आप उस डेटा को चेक करेंगे इस तरीके से कमांड के थ्रू तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे जो मल्टीपल रिकॉर्ड आपने दिए थे वो ऐड हो चुके हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड को एक टेबल में ऐड करते हैं।
अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो किसी स्पेसिफाइड फील्ड में भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, स्पेसिफाइड फील्ड में डेटा को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे इनसाइड इनटू और उस टेबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद में पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे उन फील्ड का नाम दे देंगे जिनमें कि आप डेटा को ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 3 फील्ड में ही डेटा ऐड करना है, तो मैंने 3 फील्ड दे दिए और इसके बाद में यहाँ पे जो वैल्यूज आप देंगे वो इन 3 फील्ड के अकॉर्डिंग ही देंगे। तो इस तरीके से इन 3 फील्ड में ही डेटा जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा। मतलब कि बाकी जो फील्ड होंगे वहां पर नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर हम ये कमांड चलाते हैं तो इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिलेगा। देखिए, हमने जो है टीआईडी ऐड करी थी, टीचर नेम ऐड करा था और सैलरी ऐड करी थी और सब्जेक्ट ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे देखिए नल वैल्यू आ गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्पेसिफाइड फील्ड में डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। मतलब कि जो टेबल है, तो उन टेबल में से अगर हमें डेटा को फैच करना हो, डेटा को निकालना हो, जो डेटा हमें चाहिए सिर्फ हम वही डेटा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्वेरी लगानी पड़ती है। तो क्वेरी किस तरीके से लगाते हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, क्वेरी लगाने के लिए हमें करना क्या होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी चला के दिखाई थी कमांड, तो ये एक तरीके की क्वेरी है। यहाँ पे इस क्वेरी की हेल्प से जो टेबल में डेटा है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट की। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो टेबल में से डेटा को रिट्राइव करने में हेल्प करता है। मतलब कि जितना डेटा आपको चाहिए उतना डेटा जो है आप सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से टेबल में से रिट्राइव कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, देखिए, आप सेलेक्ट लिखते हैं और उसके बाद में उन एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं जिनका कि डेटा आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। फिर फ्रॉम करके आप लिख देते हैं टेबल का नाम। तो इस तरीके से आपका डेटा डिस्प्ले हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है सेलेक्ट टीआईडी टीचर नेम फ्रॉम टीचर। मतलब कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि टीआईडी को सिलेक्ट करो और टीचर नेम को सिलेक्ट करो। देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सेलेक्ट के बाद में जो भी फील्ड आप लिखेंगे सिर्फ वही फील्ड जो है आपको आउटपुट में देखने को मिलेंगे और कोई फील्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि उन्हीं फील्ड से जो है आपको डेटा डिस्प्ले होगा और किसी फील्ड से डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे टीआईडी बोली है हमने, टीचर नेम बोले हैं, तो यहाँ पे टीआईडी और टीचर नेम बोला है, तो इन 2 फील्ड से हमें डेटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आ गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सेलेक्ट स्टेटमेंट वर्क करता है। अब देखिए, सारे के सारे कॉलम का डेटा अगर आपको चाहिए एक ही बार में टेबल से, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, स्टार का साइन यूज करना होगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। मतलब कि यहाँ पे आपको टेबल का नाम लिखना होगा जिससे कि आप डेटा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टार लगाने का मतलब ये होता है कि जितने भी कॉलम है टेबल के उन सबका डेटा डिस्प्ले कर दो। तो ऐसा करने से जो भी डेटा होता है टेबल का वो सारा डिस्प्ले आपको हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें जो कॉलम है हमारे टेबल के उनको रीऑर्डर करके क्वेरी के रिजल्ट में डिस्प्ले कराना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, इस काम को करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको लिखना होगा सेलेक्ट और उसके बाद में जिस कॉलम को आप पहले चाहते हैं डिस्प्ले कराना उसको पहले लिख दीजिए, जिसको चाहते हैं सेकंड प्लेस पर डिस्प्ले कराना उसको सेकंड नंबर पर लिख दीजिए और जिसको थर्ड प्लेस पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको थर्ड नंबर में। मतलब कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे आप लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ऑर्डर लिखा है, तो इसी ऑर्डर में जो हमें देखने को आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले टीचर नेम आया है, फिर सैलरी आई है, फिर टीआईडी आई है। तो जिस ऑर्डर में आप लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपको डेटा देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें क्वेरी के रिजल्ट में किसी कॉलम को रिनेम करके डिस्प्ले कराना हो तो वो कैसे करेंगे। तो इस काम को करने के लिए आपको करना क्या होगा, एज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो एज कीवर्ड का यूज किस तरीके से करते हैं, देखिए, आप लिखेंगे सेलेक्ट, इसके बाद में लिखेंगे फील्ड और जिस फील्ड को भी आप रिनेम करना चाहते हैं तो उस फील्ड को लिखने के बाद जो है आप लगा देंगे एज कीवर्ड और यहाँ पे दे देंगे न्यू नेम, जो कि आप चाहते हैं क्वेरी के आउटपुट में डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे देखिए, टीचर नेम को खाली मैं आउटपुट में नेम डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ अब आपको नेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खाली आउटपुट में जो है नेम आ रहा है। और देखिए, कई बार यहाँ पे एज कीवर्ड नहीं भी लगा हुआ हो, मतलब कि यहाँ पे अगर आप नहीं भी लगाते हैं और डबल कोड में ये चीज डाल देते हैं तब भी आपका ये रिनेम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो एज कीवर्ड है वो आपका हिडन रहता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि जो कॉलम है किसी टेबल का, अगर उसमें कुछ ऐसी वैल्यू है जिन पर कि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सपोज कि हमारी सैलरी इस तरीके से दी हुई है, मतलब कि सैलरी वाला जो कॉलम है तो इनमें सैलरी है। अब मान लीजिए इन सारे टीचर की मैं एनुअल सैलरी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। तो देखिए, यहाँ पे जो कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट टीचर नेम, मतलब कि मैं टीचर नेम को डिस्प्ले कराना चाहता हूं और मैंने यहाँ पे लगा दिया एज नेम, मतलब कि टीचर नेम को खाली जो आउटपुट आए उसमें नेम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करूँ, मतलब खाली नेम लिखा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा है सैलरी, मतलब टीचर नेम भी डिस्प्ले होगा और सैलरी भी डिस्प्ले होगी। और सैलरी में देखिए इंटू कर दिया 12, मतलब कि जो सैलरी डिस्प्ले हो वो इंटू 12 करके डिस्प्ले हो। और यहाँ पे सैलरी
सैलरी को भी देखिए एज कीवर्ड लगा के लिख दिया है एनुअल इनकम, मतलब कि सैलरी के नाम से डिस्प्ले ना हो, वो किस नाम से डिस्प्ले हो, एनुअल इनकम के नाम से डिस्प्ले हो। फिर लिख दिया है फ्रॉम टीचर, मतलब कि टेबल का नाम लिख दिया है। तो यहाँ पे जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो टीचर नेम है वो यहाँ पे सिर्फ नेम लिख के आ रहा है, और जो सैलरी वाला कॉलम था वो देखिए एनुअल इनकम के नाम से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और जो कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई करी थी वो यहाँ पे देखिए हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कॉलम पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज की। तो देखिए डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्लॉज जो है वो आपको टेबल में से सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू को एक्सेस करने में हेल्प करता है। मतलब कि आप चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो आपको डिस्प्ले ना हो, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू डिस्प्ले हो, मतलब कि जो यूनिक रिकॉर्ड है वही डिस्प्ले हो। तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर। जैसे कि यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो 24,000 दो बार है। देखिए 24,000 इसकी भी सैलरी है नेहा सिंह की, और 24,000 विवेक सिंह की भी है। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ सैलरी चेक करना कि सैलरी कितनी कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज कर लिया है। मतलब जो सैलरी आएगी वो यहाँ पे हमारी रिपीट वाली नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24,000 एक ही बार आ रहा है, दो बार नहीं आ रहा है। तो यही काम होता है डिस्टिंक्ट क्लॉज का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वेयर क्लॉज की। तो देखिए वेयर क्लॉज का यूज करते हैं हम कंडीशन पे बेस्ड डेटा को रिट्राइव करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कोई कंडीशन अगर आपकी मीट हो तभी आपका डेटा डिस्प्ले हो, अदरवाइज ना डिस्प्ले हो। तो इस क्लॉज को कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है सेलेक्ट टीचर नेम सैलरी, मतलब कि टीचर नेम को डिस्प्ले करो, सैलरी को डिस्प्ले करो, और कौन सी टेबल से करो, टीचर वाली टेबल से करो। और इसके बाद में देखिए मैंने वेयर क्लॉज लगाया, मतलब कि कंडीशन लगा दी है कि टीआईडी जिसकी भी 112 हो उन्हीं का ही क्या करो, टीचर नेम डिस्प्ले करो, और उन्हीं की ही सैलरी डिस्प्ले करो, और किसी का डेटा डिस्प्ले मत करो। तो इसका आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 112 वाला जो है सचिन गुप्ता है, तो इसी का नेम और सैलरी डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि दो ही कॉलम को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा था, तो उन दो कॉलम का ही डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा वेयर क्लॉज का काम क्या होता है। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो आपके MySQL में जो है मेनली दो टाइप के ऑपरेटर हैं। एक है रिलेशनल ऑपरेटर जो कि आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप के जो ऑपरेटर हैं वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो एंड और नॉट, ये हमारे जो है लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो चलिए इनका भी यूज समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की। तो रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो आप जो है इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस क्वेरी में करा है। मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट टीचर नेम, मतलब कि टीचर नेम को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, सैलरी को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, और कौन सी टेबल से कराना चाहता हूँ, टीचर वाली टेबल से कराना चाहता हूँ। और मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई है वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000, मतलब कि जिनकी भी सैलरी 25,000 से ज्यादा है उन्हीं का क्या करो, टीचर नेम डिस्प्ले करो और सैलरी डिस्प्ले करो। तो जिसकी भी 25,000 से ज्यादा होगी उन्हीं का डेटा डिस्प्ले होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मनोज कुमार टीचर एक ऐसा है जिसकी सैलरी जो है 25,000 से ज्यादा है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की, तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज आप क्वेरी में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लॉजिकल एंड की, तो लॉजिकल एंड का जो है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस क्वेरी में करा है। देखिए मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000 एंड टीआईडी इक्वल 112। मतलब कि यहाँ पे मैंने बोला सारा डेटा डिस्प्ले करो, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा दिया तो सारे कॉलम से मुझे डेटा चाहिए। और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है कि उन्हीं को डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी जो है 25,000 हो या उससे ज्यादा हो। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेटर लगा दिया है। तो एंड ऑपरेटर में ये होता है कि ये वाला पार्ट भी आपका ट्रू होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई जिस रिकॉर्ड में भी हो रही होंगी उसी रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए 112 टीआईडी है और इसकी सैलरी भी देखिए 25,000 है, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। तो सचिन गुप्ता का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लॉजिकल एंड किस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं लॉजिकल और की। तो देखिए लॉजिकल और में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने एंड की जगह पे और लगा दिया है। तो यहाँ पे जो है दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कि जिन रिकॉर्ड में भी एक भी कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो उस रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे जिनकी भी सैलरी 25,000 या उससे ज्यादा होगी उनको भी डिस्प्ले करेगा, और जिसकी टीआईडी 112 होगी उनको भी डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो 112 वाला तो आएगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 25,000 से ज्यादा वाला भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये दो रिकॉर्ड जो है वो आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लॉजिकल और किस तरीके से वर्क करता है।
अब बात करते हैं यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर की। तो बिटवीन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी एक रेंज की वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। मतलब कि आप चाहते हैं एक रेंज की जो वैल्यू है रिकॉर्ड में वो सारे डिस्प्ले हो जाए, तो इसके लिए आप बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस क्वेरी में कराया, मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट टीचर नेम कॉमा सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर, मतलब कि टीचर नेम को डिस्प्ले करो, सब्जेक्ट को डिस्प्ले करो, कौन सी टेबल से करो, टीचर वाली टेबल से करो, और कंडीशन लगा दी है वेयर सैलरी बिटवीन, बिटवीन ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिया है। फिर मैंने लिखा है 20,000 एंड 25,000, मतलब कि जिसकी सैलरी 20,000 होगी वो भी डिस्प्ले होगा, और 20,000 से 25,000 के बीच में जिसकी भी सैलरी होगी वो भी डिस्प्ले होगा, और 25,000 वाला भी डिस्प्ले होगा। मतलब कि इस रेंज से लेके इस वाली रेंज तक की जो भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी डिस्प्ले होंगी, और ये दोनों भी डिस्प्ले होंगी। तो आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए हमने जो है यहाँ पे टीचर का नेम डिस्प्ले कराया था और सब्जेक्ट डिस्प्ले कराया था, मतलब कि 2 फील्ड सेलेक्ट करे थे, तो वही 2 फील्ड जो है आउटपुट में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दिया था 20,000, तो 20,000 किसकी सैलरी है, 20,000 सैलरी है सोहित अग्रवाल की, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा देखिए 25,000 वाला भी आ रहा है, और इसके अलावा जो 24,000 वाले हैं विवेक सिंह और नेहा, ये दोनों भी यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपका बिटवीन ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेंबरशिप इन ऑपरेटर की। तो इन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन ऑपरेटर के साथ में जो भी आप वैल्यू देंगे सिर्फ उन वैल्यू वाले रिकॉर्ड को ही डिस्प्ले करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेरी समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे क्वेरी में देखिए लिखा है सेलेक्ट टीचर नेम, मतलब कि टीचर नेम को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, सब्जेक्ट को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, और कौन सी टेबल से चाहता हूँ, टीचर वाली टेबल से चाहता हूँ। फिर मैंने लिखा है वेयर सैलरी इन 20,000 25,000, मतलब जिसकी सैलरी 20,000 और 25,000 होगी सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले करेगा और किसी को डिस्प्ले नहीं करेगा। देखिए इन ऑपरेटर में इस चीज ध्यान रखनी है, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू देंगे सिर्फ उन्हीं वाले रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा और किसी को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो 20,000 की अगर हम बात करें तो सोहित अग्रवाल है तो ये डिस्प्ले होगा, और 25,000 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सचिन गुप्ता है तो ये डिस्प्ले होगा। मतलब कि ये 2 रिकॉर्ड जो है वो आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नॉट इन की। तो नॉट इन किस तरीके से वर्क करता है, देखिए यहाँ पे क्वेरी समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट टीचर नेम, मतलब कि टीचर नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करा है, ये वाला कॉलम सेलेक्ट करा है, और सब्जेक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करा है, मतलब कि ये वाला कॉलम सेलेक्ट करा है। ये 2 कॉलम सेलेक्ट करे हैं तो आउटपुट में ये 2 कॉलम ही आपको देखने को मिलेंगे। और कौन सी टेबल से करे हैं, टीचर वाली टेबल से करे हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन लिखी है वेयर सैलरी नॉट इन, मतलब कि जहाँ पे सैलरी ना हो, कौन सी, 20,000 और 25,000, मतलब कि जिनकी भी सैलरी 20,000 और 25,000 होगी सिर्फ उनको डिस्प्ले नहीं करेगा, बाकी सारे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे सचिन गुप्ता की 25,000 है और सोहित अग्रवाल की 20,000 है, तो ये 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे, बाकी जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे डिस्प्ले होंगे। इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की। तो देखिए ऑर्डर बाय क्लॉज की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके रिकॉर्ड को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने में यूज होता है। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना तो उसके लिए आप लिख सकते हैं DESC कीवर्ड। ये आप लिखेंगे तो जो आपके रिकॉर्ड होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेरी समझते हैं इसको। मैंने देखिए यहाँ पे क्वेरी लगाई है, मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय सैलरी, मतलब कि जो टीचर वाली टेबल है इसके सारे कॉलम्स को जो है मैंने सेलेक्ट करा है और यहाँ पे बोला है ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग जो है डिस्प्ले करो। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले आपका 20,000 वाला डिस्प्ले होगा, मतलब कि सोहित अग्रवाल सबसे पहले आएगा, इसके बाद में 24,000 वाले आएंगे, फिर आपका 25,000 वाला आएगा, फिर 30,000 वाला आएगा। इस तरीके से आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से रिकॉर्ड आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सैलरी के अकॉर्डिंग ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट आपके असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं। अगर आप चाहें तो DESC कीवर्ड लगा के डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको लगा देना होगा DESC लगाएंगे तो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सैलरी है वो पहले आ रहा है, फिर उससे कम वाला आ रहा है, फिर उससे कम वाला आ रहा है। इस तरीके से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ऑर्डर बाय क्लॉज का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि नल वैल्यूज को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो नल वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, मतलब कि क्वेरी में इंप्लीमेंट करने के लिए जो आपकी क्वेरी रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर 1, मेरे पास में टीचर 1 के नाम से टेबल है। यहाँ पे देखिए 1 लिखना रह गया, तो टीचर 1 वाली ये टेबल है। और यहाँ पे देखिए मैंने बोला है कि वेयर सब्जेक्ट इज नल। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप नल वैल्यूज को एक्सेस करते हैं तो इज नल लगाते हैं, खाली नल लगा देंगे तो डिस्प्ले नहीं करेगा। मतलब कि इस क्वेरी का सिंपल से ये मतलब हो गया कि टीचर 1 वाली टेबल से उन सब कॉलम का डेटा डिस्प्ले करो जिनके सब्जेक्ट नल हैं, तो जिसका भी नल होगा उसी का डिस्प्ले करेगा। अगर आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे तब भी आपका वर्क नहीं करेगा, आपको लिखना पड़ेगा इज नल। तो इज नल जैसे आप लिखेंगे तो जिसकी भी वैल्यू नल होगी, मतलब जिसका सब्जेक्ट नल होगा, उसी का रिकॉर्ड जो है आउटपुट में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोहित का जो सब्जेक्ट है वो नल है, तो इसी का रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्टार लगाया था तो सारे कॉलम जो है वो आपको आउटपुट में देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो किस तरीके से नल वैल्यू को हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं सबस्ट्रिंग पैटर्न्स की। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें सबस्ट्रिंग पैटर्न की, तो लाइक ऑपरेटर का यूज किया जाता है सबस्ट्रिंग पैटर्न को एक्सेस करने के लिए।
और दो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड होते हैं जो कि परसेंट है और अंडरस्कोर है। इनकी हेल्प से जो हम सब स्ट्रिंग पैटर्न को एक्सेस करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, समझ लेते हैं। मान लीजिए टेबल है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ उन टीचर की डिटेल डिस्प्ले कराना जिनका नाम जो है एस से स्टार्ट हो रहा है। तो इस काम को किस तरीके से करूंगा, मतलब कि इस काम को करने के लिए क्वेरी किस तरीके से रहेगी। तो क्वेरी जो है कुछ इस तरीके से रहेगी। मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, मतलब कि सारे कॉलम को डिस्प्ले करना है क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा दिया है। फिर मैंने लिखा है फ्रॉम टीचर, मतलब कि इस वाली टेबल की बात कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है वेयर टीचर नेम मतलब ये वाला कॉलम जो है किस तरीके से हो, लाइक एस परसेंट, मतलब कि उनका नेम जो है स्टार्ट हो रहा हो एस से। परसेंट लगा दिया तो उसका मतलब हुआ एस से जो भी स्टार्ट हो रहे होंगे उनको डिस्प्ले कर देगा। तो एस से स्टार्ट होने वालों की अगर हम बात करें तो सचिन है, सोहित है, ये दो रिकॉर्ड हैं, दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें डिस्प्ले करना हो उन टीचर की डिटेल जिनका की जो नेम है एच से एंड हो रहा हो और उनकी जो सैलरी हो वो 25,000 से कम हो, तो इस काम को करने के लिए क्वेरी किस तरीके से रहेगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार क्योंकि यहाँ पे सारे कॉलम को डिस्प्ले कराना है। फिर लिखा है टीचर, मतलब कि इस टेबल की बात कर रहे हैं, और फिर कंडीशन लगाई है वेयर टीचर नेम लाइक परसेंट एज, मतलब कि यहाँ पे एच से एंड हो रहा हो। परसेंट को देखिए पहले लगा देंगे तो इसका मतलब एंड हो रहा हो उस करेक्टर से, और बाद में लगा देंगे तो इसका मतलब है कि उससे स्टार्ट हो रहा हो। और इसके बाद में देखिए एंड ऑपरेटर लगाया क्योंकि यहाँ पे बोला था कि दूसरी कंडीशन भी है कि सैलरी क्या होनी चाहिए, 25,000 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कर दिया सैलरी लेस देन 25,000। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन है ऐसा, देखिए यहाँ पे विवेक सिंह में भी एच आ रहा है लास्ट में, नेहा सिंह में भी एच आ रहा है, और किसी के नाम में जो है लास्ट में एच नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों की सैलरी भी 25,000 से कम है, तो दोनों ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में इस तरीके से आपको ये दोनों रिकॉर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये चीज भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको एग्जैक्ट कैरेक्टर के साथ में जो है रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको बोला जाए कि यहाँ पे उन स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले करो जिनके नेम में जो है 5 लेटर हो और जो नेम है वो स्टार्ट किसी भी लेटर से हो रहा हो, लेकिन लास्ट में जो है उसमें क्या आ रहा हो, ओहान आना चाहिए। तो इस काम के लिए क्वेरी किस तरीके से रहेगी, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी डिटेल मांगी है, मतलब सारे कॉलम से डिटेल मांगी है, तो स्टार लगा दिया है। फिर लिखा है स्टूडेंट, मतलब कि इस टेबल की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन लगाई है वेयर एस नेम, मतलब कि ये जो नेम है, ये वाला जो कॉलम है, ये कैसा हो, लाइक लगा दिया है, और यहाँ पे दे दिया अंडरस्कोर, क्योंकि 5 लेटर बोले थे तो 4 लेटर यहाँ पे ऑलरेडी है और एक के लिए यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया है। तो इस तरीके से एग्जैक्ट पैटर्न जो मैच करेगा उनको ही डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। इन तीनों के नेम में ओहान आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी लेटर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस लास्ट में ये पैटर्न मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप जो है क्वेरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे स्टूडेंट के नेम में जो है OH स्ट्रिंग आ रही हो, मतलब कि कहीं पे भी आ रही हो ये स्ट्रिंग आनी चाहिए, तो उनको डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे इसके लिए क्वेरी किस तरीके से रहेगी देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक परसेंट OH परसेंट, मतलब कि स्टार्टिंग में कुछ हो लास्ट में कुछ हो, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं OH आना चाहिए। तो इस तरीके से जिनके नाम में भी OH आ रहा होगा वो डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन सबके नाम में OH आ रहा है, तो ये सारे डिस्प्ले हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस तरीके से कंडीशन दी जाए कि यहाँ पे जो है सारे स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करो जिनके नेम में ए जो है वो 4th कैरेक्टर पे आ रहा हो, मतलब कि 4th पोजीशन में नेम पे जहाँ पे भी ए आ रहा हो उन सबके नेम को डिस्प्ले कर दो, मतलब कि उन सबके नेम डिस्प्ले कर दो। तो इसके लिए क्वेरी किस तरीके से रहेगी देखिए, लिखेंगे सेलेक्ट एस नेम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, एस नेम को सिलेक्ट करने के लिए बोला है, मतलब कि नेम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एस नेम, मतलब कि इस फील्ड की बात करना है तो ये फील्ड लिख दिया है, और यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, मतलब कि टेबल है, ये हमारी कौन सी टेबल है, स्टूडेंट वाली टेबल है। फिर मैंने लिखा है वेयर एस नेम लाइक, और लाइक के बाद में देखिए यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने लगाया 3 अंडरस्कोर, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि 4th कैरेक्टर पे जो है वो आपका ए आना चाहिए, तो यहाँ पे उससे पहले 3 अंडरस्कोर लगा दिए और उसके बाद में यहाँ पे 4th कैरेक्टर पे मैंने ए रख दिया है। अगर 5th कैरेक्टर पे बोलता तो मैं जो है यहाँ पे 4 अंडरस्कोर लगा देता। तो इसी तरीके से जो है आपको एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसा करने से होगा क्या, जहाँ पे भी 4th कैरेक्टर पे ए आ रहा होगा वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन सबके नाम में 4th कैरेक्टर पे ए आ रहा है, तो ये डिस्प्ले हो गए हैं। तो आई होप आप लोग को सब स्ट्रिंग पैटर्न समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टेबल होती है उसमें डेटा को किस तरीके से अपडेट करते हैं या फिर डेटा को किस तरीके से डिलीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम टेबल में डेटा अपडेट करते हैं। तो देखिए डेटा अपडेट करने के लिए मान लीजिए आपसे बोला जाए कि यहाँ पे जो टेबल है इसमें जो है एज सेट कर दो 25 उस स्टूडेंट की जिसकी की आईडी है 111। तो इस काम को करने के लिए क्वेरी किस तरीके से रहेगी देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे अपडेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपडेट, फिर लिखेंगे उस टेबल का नाम जिसमें कि आपको अपडेट करना है। टेबल का नाम लिखने के बाद में फिर लिखेंगे आप सेट लिखने के बाद में आप लिखेंगे उस कॉलम का नेम जिसमें कि आपको वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम का नेम लिख दिया है और उसके बाद में दे देंगे वैल्यू, जो वैल्यू आप करना चाहते हैं। देन इसके बाद में जो है आप कंडीशन लगाएंगे कि किस कंडीशन के बेस पे आप चाहते हैं ये वैल्यू चेंज हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वेयर SID इक्वल 111 है।
तो जिस स्टूडेंट की SID 111 होगी उसकी एज जो है 25 हो जाएगी। तो 111 वाली की अगर हम बात करें तो मोहन की है, तो इसकी एज जो है 20 की जगह पे अब क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं 25 हो चुकी है। तो इस तरीके से आप डेटा अपडेट कर सकते हैं। और डेटा अपडेट करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने वेयर क्लॉज मिस कर दिया तो जितने भी स्टूडेंट है सभी की एज क्या होगी, 25 हो जाएगी, मतलब सभी का डेटा जो है चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन आपको जरूर देनी है। अगर आपको सबका करना है तो उस केस में कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा कॉलम में भी एक बार में वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेरी समझिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है अपडेट स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट वाली टेबल में मैं अपडेट करना चाहता हूँ। और इसके बाद मैंने लिखा है सेट एस नेम रोहन कुमार, मतलब कि जो नेम होना है वो रोहन कुमार होना है और एज जो होनी है वो 26 होनी है। और किसका होना है ये डेटा, यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, जिसकी SID 112 हो उसका ये डेटा आपका चेंज होना है, मतलब उसका नेम रोहन कुमार होना है और उसकी एज जो है 26 होनी है। तो 112 वाले की अगर हम बात करें तो आपका ये वाला रिकॉर्ड है, देखिए यहाँ पे नेम जो है रोहन है और इसकी एज जो है 30 है, तो इसका नेम जो है रोहन कुमार हो जाएगा और एज जो है आपकी क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं रोहन कुमार हो गया है और एज जो है 26 हो गई है। तो इस तरीके से मल्टीपल कॉलम में भी जो है आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा को डिलीट करने की। तो डेटा डिलीट करना हो तो सिंपली आपको डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। आप देखिए लिखेंगे डिलीट और उसके बाद में लिखेंगे टेबल का नाम, जिस टेबल में से आप डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद में आप कंडीशन दे सकते हैं कि किस कंडीशन के बेस पर ये डेटा डिलीट हो। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से बोला जाए कि जिसकी भी SID 115 है उसने स्कूल छोड़ दिया है, तो उसको जो है आप डिलीट कर दो, मतलब कि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 115 ID रोहत की है, तो इसको आपको डिलीट करना हो तो टेबल में से इस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिलीट और डिलीट लिखने के बाद में लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें से कि आपको डिलीट करना है रिकॉर्ड को। और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे वेयर SID इक्वल 115, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि उसकी SID 115 होनी चाहिए, तो कंडीशन हमने लगा दी है। तो जिसकी भी SID 115 होगी उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसके बाद में जब आप टेबल को डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पे देखिए ये रोहत वाला रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं SQL में फंक्शंस की, कि कुछ फंक्शन होते हैं SQL में, तो उन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए दो टाइप के फंक्शन होते हैं SQL में, सिंगल रो फंक्शन होते हैं और मल्टीपल रो फंक्शन होते हैं। तो सिंगल रो फंक्शन की अगर हम बात करें तो सिंगल रो फंक्शन वो होते हैं जो कि आपके सिंगल रो पे इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, डेट फंक्शन है। तो न्यूमेरिक फंक्शन में आपका पावर फंक्शन होता है, राउंड फंक्शन होता है, मोड फंक्शन होता है, और स्ट्रिंग फंक्शन में ये सारे फंक्शन होते हैं, और इसके अलावा जो डेट फंक्शन है उसमें ये सारे फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे जो सिंगल रो फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि सिंगल रो फंक्शन जो होते हैं वो आपके सिंगल रो पे वर्क करते हैं। इनके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने इन सबको एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के फंक्शन की, जो कि होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, और इन्हीं फंक्शन को बोला जाता है मल्टीपल रो फंक्शन। मतलब कि ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि मल्टीपल रो पे वर्क करते हैं। अगर आप मल्टीपल रो से जो है रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो जो है आप इन फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि सिंगल रो और मल्टीपल रो फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सिंगल रो फंक्शन जो होते हैं वो सिंगल रो पे वर्क करते हैं, और मल्टीपल जो फंक्शन होते हैं वो मल्टीपल रो पे वर्क करते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ रोज पे ये वर्क करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंगल रो जो फंक्शन होते हैं वो एक रो के लिए एक रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल रो फंक्शन की बात करें तो ये मल्टीपल रो के लिए क्या करते हैं, एक सिंगल रिजल्ट देते हैं। और सिंगल रो फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज होता है, लेकिन मल्टीपल रो फंक्शन में जो है ओनली सेलेक्ट क्लॉज का यूज होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैथ है, स्ट्रिंग है, डेट फंक्शन जो है वो सारे के सारे सिंगल रो फंक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और मल्टीपल रो फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैक्स है, मिन है, एवरेज है, सम है, काउंट है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो मल्टीपल रो फंक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल रो और मल्टीपल रो फंक्शन में। तो चलिए मल्टीपल रो फंक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मल्टीपल रो फंक्शन की अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन है मैक्स। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, ये जो है आपको लार्जेस्ट वैल्यू जो है किसी स्पेसिफाइड कॉलम में से निकाल के देता है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मैथ वाले कॉलम में से आप जो है लार्जेस्ट मार्क्स को निकाल के बताओ, तो इसके लिए मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं देखिए यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट मैक्स और मैथ वाले कॉलम को यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि मैथ कॉलम से मैं चाहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू को लेना। फिर मैं लिख दूंगा फ्रॉम मार्कशीट, मतलब कि टेबल का नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 94 आ जाएगा, क्योंकि 94 जो है वो मैथ वाले कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू है। तो मैक्स फंक्शन जो है लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। बात करते हैं मिन फंक्शन की। तो मिन फंक्शन जो है मैक्स फंक्शन का अपोजिट होता है, मतलब कि ये जो है मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं मिन मैथ, तो मतलब मिनिमम वैल्यू जो होगी उसको ये रिटर्न कर देगा, मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आपको 65 देखने को मिलेगा, क्योंकि 65 जो है वो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू है।
तो आई होप आप लोगों को ये फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो सम है। तो सम का काम क्या होता है, एक कॉलम में जितने भी वैल्यूज हैं उन सबका अगर आपको सम करना है तो सम फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट सम CS, मतलब कि CS वाले कॉलम में जो भी मार्क्स हैं इन सबका मुझे सम करना है। तो यहाँ पे जो है सम फंक्शन में मैंने CS वाले कॉलम को डाल दिया और उसके बाद में लिख दिया फ्रॉम मार्कशीट, मतलब कि इस टेबल से मुझे ये काम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी टोटल बनेगा उसको ये डिस्प्ले कर देगा। तो यही काम होता है सम फंक्शन का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं काउंट फंक्शन की। तो काउंट फंक्शन देखिए क्या करता है, ये जो है आपको रिटर्न करता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल, ये काउंट करके बताता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कि वेयर क्लॉज के साथ में इसको यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा है सेलेक्ट काउंट फ्रॉम मार्कशीट, मतलब कि सिंपली यहाँ पे जो है मैंने रिकॉर्ड को काउंट करने के लिए बोला है, तो ये रिकॉर्ड काउंट करके बता देगा। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है। तो इसने सिंपली यहाँ पे जो रिकॉर्ड है उनको काउंट करके आउटपुट दे दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए किसी पर्टिकुलर कॉलम से लेना हो तो किस तरीके से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है सेलेक्ट काउंट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर, मतलब कि यहाँ पे जो है मैंने सब्जेक्ट को काउंट करने के लिए बोला है कि सब्जेक्ट काउंट करो कितने हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपका 4 आएगा। अब हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा हो कि यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है। तो 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4, मतलब कि जो नल वैल्यू होती है उसको ये काउंट नहीं करता है। अगर यहाँ पे आपने कोई भी कॉलम दिया है, उस कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यू है तो उसके ये काउंट नहीं करेगा, उसको छोड़ के काउंटिंग करके ये आपको रिटर्न कर देगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा काउंट फंक्शन का काम क्या होता है। एवीजी फंक्शन की अगर हम बात करें तो एवीजी फंक्शन जो है वो एवरेज कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देता है। यहाँ पे देखिए टेबल का एग्जांपल नहीं लगाया है, सिंपली ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी कॉलम इसके अंदर यहाँ पे आप डालेंगे उस पूरे कॉलम का जो एवरेज बन रहा होगा उसको कैलकुलेट करके ये डिस्प्ले कर देगा। तो ये काम होता है एवरेज फंक्शन का। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज की। तो ग्रुप बाय क्लॉज की अगर हम बात करें तो ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो आपके जो रोज होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए यूज होता है। मतलब कि कोई कॉमन रिकॉर्ड है उसको अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप बाय की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि डिस्प्ले करो नंबर ऑफ कार परचेज बाय ईच कस्टमर फ्रॉम सेल टेबल, मतलब इस वाले टेबल से जो है आपको नंबर ऑफ कार जो परचेज की गई हैं हर कस्टमर के द्वारा वो डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेरी जो है मैंने इस तरीके से लगाई है, देखिए लिखा है सेलेक्ट कस्ट आईडी, फिर लिखा है काउंट स्टार नंबर ऑफ कार, मतलब कि नंबर ऑफ कार को जो है क्या करना है, काउंट करना है। यहाँ पे काउंट स्टार लिख दिया है और इसके बाद में लिखा है फ्रॉम सेल, मतलब कि इस टेबल की बात हो रही है। फिर लिख दिया है ग्रुप बाय कस्ट आईडी, मतलब कि जो कस्ट आईडी है उनको ग्रुप कर देगा। अब देखिए कस्ट आईडी की अगर हम बात करें तो देखिए C001 जो है वो 2 बार है, C002 जो है वो 2 बार है। तो यहाँ पे ग्रुप बाय करने से ये एक ही बार डिस्प्ले होंगी, मतलब दोनों का ग्रुप बन जाएगा, ऐसा नहीं कि 2 बार डिस्प्ले हो। लेकिन जब काउंटिंग करेगा तो ये 2 बार ही काउंटिंग करेगा। तो जो आउटपुट आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कस्ट आईडी आएंगी, देखिए कस्ट आईडी आपको सिंगल टाइम देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बना दिए हैं। और देखिए C001 जो है वो 2 बार आ रहा है, इसी तरीके से C002 जो है वो भी 2 बार आ रहा है, मतलब कि काउंटिंग की 2 बार ही यहाँ पे हो रही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ग्रुप बाय क्लॉज का काम क्या होता है। अब बात करेंगे हम ऑपरेशन की कि जो रिलेशन होता है उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है यूनियन, और यूनियन को जो है इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनियन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है सेलेक्टेड रोज को 2 टेबल्स की। और यहाँ पे यूनियन में एक चीज रहती है कि मान लीजिए दोनों टेबल में कोई रो जो है वो आपकी सेम है तो उसको ये जो है ओनली 1 टाइम ही डिस्प्ले करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 टेबल हमारे पास में डांस और म्यूजिक के नाम से, तो इन पे हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए। यहाँ पे अगर हम बात करें यूनियन ऑपरेशन के परफॉर्म करने की तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, मतलब कि पहली वाली टेबल का नाम लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे यूनियन, फिर आप लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक, मतलब कि सेकंड वाली टेबल का नाम लिख देंगे और दोनों के बीच में बस आपको यूनियन लिख देना होगा। तो यहाँ पे इतना करने से जो आउटपुट आएगा वो आपका इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो संजय जो है दोनों टेबल में है, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माहिरा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जब डिस्प्ले हो रहा होगा तो एक ही बार डिस्प्ले हो रहा है। देखिए माहिरा एक बार आ रही है और संजय भी एक बार आ रहा है, मतलब कि 2 बार ये डिस्प्ले नहीं करेगा, सिंगल टाइम ही डिस्प्ले करेगा। और जो भी रिकॉर्ड है उनको कंबाइन करके डिस्प्ले कर रहा है, मतलब दोनों टेबल के जो रिकॉर्ड है उनको कंबाइन कर दिया है और जो कॉमन रिकॉर्ड है उनको एक ही बार डिस्प्ले कर रहा है। तो यही होता है आपका यूनियन ऑपरेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेशन की। तो इस ऑपरेशन की हेल्प से आप क्या करते हैं, दोनों टेबल में से जो कॉमन टपल है उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब कि 2 टेबल हैं और 2 टेबल में जो भी कॉमन रिकॉर्ड है उनको अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इंटरसेक्ट ऑपरेशन की हेल्प से करा सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे समझते हैं। देखिए इंटरसेक्ट को जो है इस तरीके से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब अगर हम बात करें MySQL में इसको इंप्लीमेंट करने की, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इंटरसेक्ट ऑपरेटर जो है MySQL में वर्क नहीं करता है। तो आप इन ऑपरेटर की हेल्प से इसको जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, फिर आप लिखेंगे वेयर डांस डॉट नेम, मतलब कि डांस का जो नेम है वो क्या हो, इन किस में हो, म्यूजिक वाले में। तो यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट म्यूजिक डॉट नेम, मतलब म्यूजिक वाली टेबल के नेम में जो है अगर ये आपका डांस वाला नेम जो है मिल रहा है तो उसको डिस्प्ले कर दो सिंपली। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। जो दोनों में कॉमन होंगे वो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। माहिरा और संजय दोनों में थे तो दोनों डिस्प्ले हो गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है माइनस। तो देखिए माइनस में क्या होता है कि एक रिकॉर्ड जो एक टेबल में है दूसरे में नहीं है, तो उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो कैसे करते हैं इसको इम्प्लीमेंट, देखिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, नॉट इन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, फिर लिखेंगे वेयर डांस डॉट नेम नॉट इन, फिर लिखेंगे आप ब्रैकेट में सेलेक्ट म्यूजिक डॉट नेम, मतलब दूसरी टेबल का जो नेम है वो। तो यहाँ पे सिंपल से इसका मतलब हो गया कि डांस का जो नेम है वो म्यूजिक वाले नेम में नहीं है, तो उसको डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे जो है आउटपुट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आस्था और मोहित ऐसे हैं जो कि आपके डांस में तो हैं लेकिन आपके म्यूजिक में नहीं है, तो इसीलिए आपके इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है एक्स के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करते हैं हम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दो टेबल हैं, तो अगर आप चाहते हैं इन दोनों टेबल में जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएं, तो वो आप करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से। तो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक, इस तरीके से लिख देंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, और दोनों टेबल से जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे वो इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर बहुत सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आपको बता देना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ज्वाइन ऑपरेशन की। अगर आपको दो टेबल को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन ऑपरेशन की हेल्प से कर सकते हैं, मतलब कि ज्वाइन ऑपरेशन की हेल्प से आप जो है कंबाइन कर सकते हैं टपल दो टेबल्स के। तो किस तरीके से करते हैं इसको यूज, देखिए समझ लेते हैं। ज्वाइन ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्वेरी इस तरीके से रहेगी। देखिए आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू, मतलब जो यूनिफॉर्म वाली टेबल है उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में यू कर दिया है, और कॉस्ट वाली जो टेबल है उसको यहाँ पे शॉर्ट में सी कर दिया है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो समझ जाओ कि ये जो है टेबल को ही रिनेम करके लिखा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो एज की वर्ड है वो यहाँ पे हिडन है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एज की वर्ड भी लिख सकते हैं, तब भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है सिंपली यहाँ पे टेबल को रिनेम करके ही लिखा गया है। इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगाइए कि जहाँ पे यू डॉट यू कोड जो है वो किसके बराबर हो, सी डॉट यू कोड के बराबर हो, मतलब कि यूनिफॉर्म वाले का यू कोड और कॉस्ट वाले का यू कोड जो है अगर दोनों इक्वल हैं तो उनको डिस्प्ले कर दो। तो ये जो है आपको इस तरीके से आउटपुट देगा, और यहाँ पे देखिए नीचे नहीं आएगा, बराबर में जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो ऑपरेशन होता है इसको बोलते हैं ज्वाइन ऑपरेशन, या फिर आप इसको इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, मतलब कि इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं इक्वी ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज रहती है कि जो कॉलम होता है, देखिए यहाँ पे यू कोड है और यहाँ पे भी यू कोड है, तो ये जो कॉलम है वो आपको दो बार देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इक्वी ज्वाइन में आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेट जो कॉलम होता है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल ज्वाइन की, तो देखिए नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन भी जो है दो टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए यूज होता है, मतलब कि कह सकते हैं दो टेबल के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको कंबाइन कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज रहती है, जो आपका कॉमन फील्ड होता है वो डिस्प्ले नहीं होता है। देखिए जो इक्वी ज्वाइन था उसमें डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन जब आप नेचुरल ज्वाइन का यूज करेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म, फिर लिखेंगे नेचुरल ज्वाइन कॉस्ट, मतलब पहले इस वाली टेबल का नाम, यूनिफॉर्म वाली टेबल का नाम, फिर आप लिखेंगे कॉस्ट वाली टेबल का नाम, सेकंड वाली टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट आएगा उसमें जो है आपको कॉमन फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यू कोड जो है वो आपका एक ही बार आ रहा है, मतलब कि दो बार नहीं आ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है वो आपका एसक्यूएल वाला पोर्शन भी एंड हो गया है।